सो सर ऐसे समझिए इसको कि यू आर अ नॉर्मल इन्वेस्टर, ठीक है? आपको एक बहुत बढ़िया कमर्शियल प्रॉपर्टी में, ग्रेड ए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। सो व्हेन आई एम सेइंग ग्रेड ए, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डीएलएफ साइबर हब। आपको डीएलएफ साइबर हब में इन्वेस्ट करना है, ऑब्वियसली आप जाओगे, आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते बिकॉज़ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ इन थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ ऑफ करोड़। सीआर्स, यस। राइट? तो वो नहीं हो सकता प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट आपको पता है यार ये प्रॉपर्टी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया टेनेंट है, बिल्डर इज़ वेरी गुड, प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड, लोकेशन इज़ वेरी गुड। तो अब रीच एज़ अ कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसके शेयर्स बना दिए गए। जैसे आज के टाइम में एक लाखों करोड़ों की कंपनी एक शेयर्स के फॉर्म में सेल होती है, ऐसे ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि मैं क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक शेयर्स की तरह एक नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सेल कर सकता हूँ। उससे बेनिफिट ये हुआ कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी एक नॉर्मल बंदा भी खरीद पाया, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, और प्रोपोर्शनेट रेंट जो उस प्रॉपर्टी का जनरेट होता था, वो उसको डिपेंडिंग ऑन हिज शेयर होल्डिंग परसेंटेज वो उसको मिलने लग गया। पिछले 5 सालों में करीबन, अगर मैं बात करूँ एम्बेसी रीट्स की, इन्होंने करीबन 1/3 पैसा लोगों को वापस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रेंट और डिविडेंड यू कॉल इट। माइंड स्पेस अगेन ऑलमोस्ट 25% पैसा वापस कर चुका है, एंड इनका जो रिटर्न है इज इन अपवर्ड्स ऑफ 8%। नाउ द बेस्ट रिटर्न्स आर गिवन बाय नेक्सस। ओके। लास्ट ईयर उसका रिटर्न 31% था। सो आप ऐसा मान एक के, साल का एक रिटर्न साल का रिटर्न है 31%। 31%। पीपल मेड अ लॉट ऑफ मनी इन नेक्सस। मैं अगर इंडिया में इस पूरी मार्केट की बात करूँ, रीच मार्केट की, इट इज करीबन 86,000 करोड़ की मार्केट है। या एंड इसमें जो सबसे छोटा मैं बात करूँ रीट है, वो है ब्रुकफील्ड, विच इज अराउंड 10,000 सीआर। ओके। देन देयर इज सबसे बड़ा एम्बेसी है, एंड नेक्सस इज ऑल्सो ह्यूज। मतलब ये सब अगर बात करो 25,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप वाले रीट्स हैं ये सब। तो ये इसका फ्यूचर इंडिया में बहुत आई वुड से ब्राइट है, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग दैट विल हैपन। हॉस्पिटल सेल होंगे, डेटा सेंटर सेल होंगे, वेयर हाउसेज सेल होंगे, देन देयर विल बी मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस, देयर विल बी एम्पल आई वुड से illiquid प्रॉपर्टीज जो कि अब लिक्विड बन जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस एसएम रीट्स। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, अपनी पॉडकास्ट सीरीज के सेकंड एपिसोड में आज मैं आपसे बात करूंगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। ठीक है, दिस इज रियली टेकिंग प्लेसेस कंट्री टू प्लेसेस। काफी सारे रेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, इसमें स्मॉल एंड मीडियम रेट्स को भी आने वाले टाइम में सेबी लिस्ट करने वाला है। And to understand this whole gamut of real estate investment trust REITs, जो आज की पॉडकास्ट में हम बार बार वर्ड यूज करेंगे, REITs के बारे में हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देने, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं माय फ्रेंड आतिशा। हाय आतिशा, हाउ यू? हाय तो आतिश है। आतिशा एक्चुअली मेरे पास यूट्यूब के थ्रू ही आए थे, but we also became friends and then we started discussing couple of other things. So he is basically from SRCC। ठीक है, SRCC आप समझ सकते हो। उसके बाद सर ने हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करी थी, फिर इन्होंने KPMG में काम किया हुआ है, डिलॉयट में काम किया हुआ है, रेजर पे में काम किया हुआ है। ओवर 8 years of corporate experience, but now he's left all that behind to have his own startup in the financial sector, and he has been focusing on REITs. He has done a lot of research. He's also involved in couple of such projects in Pune and other places. तो आज के वीडियो में हम लोग आतिशा से बात करके इस पूरा जो गेम है इसको हम लोग क्या बेसिकली आपके लिए ना इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और मे बी आज के बाद आप इस टॉपिक के बारे में ना कुछ मेरी तरह, मैं भी बिल्कुल कुछ नहीं जानता, जितना आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होगा उतना ही मेरे लिए भी होगा। तो आतिशा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू अस यार। प्लेजर इज ऑल माइन। तो मेरे को आप ये बताओ कि आपकी मतलब ना जर्नी जो है, मतलब आपको फाइनेंस, नंबर, स्टॉक्स, इक्विटी, इसमें आपको शुरू से ही इंटरेस्ट था या मतलब कैसे कॉलेज में जाने के बाद? या सो कॉलेज में, सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो चारों तरफ, सो आई वाज डूइंग बीकॉम ऑनर्स, तो चारों तरफ सीएस एमबीए जो लोग करने वाले थे वो सब थे, एंड देयर वर लॉट ऑफ नंबर्स दैट वी यूजुअली टॉक अबाउट। मेरे को इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, अच्छा। तो वहां से जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट निकल के आया, हाँ। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग सीए। तो उसमें तो मतलब सब्जेक्ट्स थे स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक्स के ऊपर, राइट। and from there on I started investing in stock market, ओके। investing my own money, then family का money, I started managing those kind of money, राइट। and वहां से ये इंटरेस्ट निकल के आया, एंड उसके बाद बढ़ता ही चला गया, मतलब कभी कमी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ।
और वैसे आपने मतलब ना जैसे आप व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग और ये बिग फोर में काम करने के टाइम हम्म। पे मतलब डू यू थिंक दैट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर helps you also understand the financial market better or do you think that's more of a personal journey मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी बिग फोर में काम कर रहा हूं तो मेरी मतलब ना फाइनेंशियल एक्यूमेन या मतलब मेरी स्टॉक मार्केट के ऊपर पकड़ हम्म। या वो चीज आपको लगता है दोनों में कोई रिलेशन है या बहुत मतलब रिलेशन है, बहुत. So I'll take one example. So in my first job in first year, I used to read close to 5 to 10 annual reports on a daily basis राइट of companies. कंपनीज के तो मतलब एनुअल रिपोर्ट में ना इतना इतना मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन होती है ना, सो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर एनी इन्वेस्टर. तो वहां से हमें समझ में आया कि यार ये जो मार्केट को हम सिर्फ नंबर्स में या एक ट्रेंड की वे में देखते थे, एक फंडामेंटली भी ये मार्केट को एनालाइज किया जा सकता है. एंड जब राइट आपने रोज की 5-10, अगर मैं बात करूं, कम से कम हमने पता नहीं हजारों एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी. एंड देन वी रियलाइज कि द पावर ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, नंबर्स एंड हाउ टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी कंपनी. ओके And that experience really helped me in my personal investment journey, राइट and I cherish those moments until now as well. तो आतिश आप मेरे को ये बताइए कि मतलब ना ये हम आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ठीक है रीट्स के बारे में मतलब आपको कैसे पता चला और आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट आया Got it. So REITs was introduced in 2014. तो उस टाइम पे ना हमारी सीए की पढ़ाई चल रही थी, तो हमारे सिलेबस में एक नया चैप्टर ऐड हुआ विच इन द नेम ऑफ रीट्स. ओके तो वहां से हमें सबसे पहले समझ में आया रीच, एंड लकीली आई वाज द फर्स्ट टीम, और यू कैन से बिग फोर में ना सबसे पहले जो भी कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते थे उसकी टैक्सेशन, उसकी लीगल इम्प्लीकेशन पर्सपेक्टिव से, तो हम उसको सबसे पहले एनालाइज करते थे. ओके तो जैसे ही रीच आया मार्केट में, सो वी हैड वन कमिटी और वन टीम इन बिग फोर. वहां वो टीम ने पूरा उसको एनालाइज किया था. सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम. ओके तो लीगल, इकोनॉमिकल रैशनल, टैक्सेशन रैशनल के पर्सपेक्टिव से हमने उसको पूरा एनालाइज किया. सो वहां से मुझे सबसे पहले पता लगा. प्लस उसी टाइम पे जब हमारे सीए कोर्स में ऐड हुआ तो हमें वहाँ पे पूरा सिस्टम समझ में आ गया था. राइट तो अब आप ये मान के चलो सर कि मैं एक 12th पास या एक ग्रेजुएट बंदा हूं मेरे को फाइनेंशियल मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है एक लेमैन लैंग्वेज में आप रिट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे सो सर ऐसे समझिए इसको कि यू आर अ नॉर्मल इन्वेस्टर. ठीक है, आपको एक बहुत बढ़िया कमर्शियल प्रॉपर्टी में, ग्रेड ए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है. सो व्हेन आई एम सेइंग ग्रेड ए, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डीएलएफ साइबर हब. आपको डीएलएफ साइबर हब में इन्वेस्ट करना है. ऑब्वियसली आप जाओगे, आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते बिकॉज द प्रॉपर्टी वैल्यू इज इन थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ ऑफ करोड़ सीआर्स, राइट. तो वो नहीं हो सकता प्रैक्टिकली पॉसिबल. बट आपको पता है यार ये प्रॉपर्टी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया टेनेंट है, बिल्डर इज वेरी गुड, प्रॉपर्टी इज वेरी गुड, लोकेशन इज वेरी गुड. तो अब रीच एज अ कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसके शेयर्स बना दिए गए. जैसे आज के टाइम में एक लाखों करोड़ की कंपनी एक शेयर्स के फॉर्म में सेल होती है, ऐसे ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि मैं क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी को एक शेयर्स की तरह एक नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सेल कर सकता हूँ. उससे बेनिफिट ये हुआ कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी एक नॉर्मल बंदा भी खरीद पाया, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके. और प्रोपोर्शनेट रेंट जो उस प्रॉपर्टी का जनरेट होता था, वो उसको डिपेंडिंग ऑन इज शेयर होल्डिंग परसेंटेज वो उसको मिलने लग गया. मतलब 1000 शेयर है अगर मैंने एक शेयर अगर मेरे पास है अगर उस कंपनी को 1000 रुपए किराया मिलता है तो मुझे 1 रुपए किराया 1 रुपए आपको किराया मिल जाएगा. ठीक है और ये नाउ ट्रस्ट वर्ड कहाँ से आता है मतलब व्हाट इज द ट्रस्ट तो ट्रस्ट क्या है ट्रस्ट, सर ट्रस्ट जो वर्ड है ना वो ट्रस्ट ही है. द मीनिंग इज कि एक ट्रस्ट फॉर्म किया गया, बोला ये प्रॉपर्टी को ना कोई बंदा ओन नहीं करेगा, ये प्रॉपर्टी ये ट्रस्ट ऑन करेगी इन द फेवर ऑफ, या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो ये प्रॉपर्टी कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर ओन नहीं करता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर उस ट्रस्ट के शेयर्स ओन करता है, गॉट इट और ये प्रॉपर्टी गॉट इट ट्रस्ट में चली जाती है. गॉट इट इससे बेनिफिट क्या होता है कि पहली बात तो, अगर प्रैक्टिकली आप सोचो, अगर हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को डीएलएफ की प्रॉपर्टी के को देनी पड़ी तो जी हजारों रजिस्ट्रियां हो जाएंगी. वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो बोला गया ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी दे दो, ट्रस्ट विल बी द सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रस्ट. गॉट इट जैसे शेयर खरीदते हैं हम जैसे वैसे शेयर खरीदते हैं या शेयर में जैसे कौन सी म्यूचुअल रजिस्ट्री फंड्स होती है है, उसमें भी कोई रजिस्ट्री नहीं होती है. उसमें भी देयर इज वन कंपनी और डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स वगैरह होते हैं. सो उसके बेसिस पे आज के टाइम में जो ट्रस्ट बनता है वो ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी होती है. गॉट इट तो इसमें एक क्वेश्चन मेरा आपसे मतलब ना रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है कि मतलब ये जो आपके ट्रस्ट हैं ये एक प्रॉपर्टी को कैसे डिसाइड करते हैं कि भैया इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदनी है मान लो साइबर हब है साइबर हब तो चलो डीएलएफ बेचता नहीं है जैसे एक दिल्ली का रियल एग्जांपल है सेलेक्ट सिटी वॉक राइट. आई थिंक इट इज लिस्टेड विद वन ऑफ द ट्रस्ट तो सेलेक्ट सिटी वॉक या कोई और एमजीएफ मॉल या कोई और मॉल एम्बियंस मॉल ये सेलेक्ट करने ये
कैसे ये कंपनी सेलेक्ट करती हैं, और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज तो पहले से किसी ने खरीद रखी होगी, ये आपने डायरेक्टली बिल्डर से ओरिजिनल अलॉटमेंट में तो खरीदी नहीं हुई है, तो क्या ये एग्जिस्टिंग ओनर से ये ट्रस्ट खरीदते फिर आगे उसको रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचते हैं? और मतलब दो क्वेश्चन, एक तो ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट कैसे करते हैं और इस प्रॉपर्टी को खरीदते कैसे हैं? तो पहला क्वेश्चन सिलेक्शन का क्वेश्चन ये है कि पहला तो ये देखा जाता है क्या ये प्रॉपर्टी एक ग्रेड है या एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है जो मार्केट में एक्चुअली में बिक सकती है और या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचा जा सकता है उस प्रॉपर्टी को। तो एग्जाम्पल के तौर पे सेलेक्ट सिटी वॉक सबको पता है दिल्ली में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी फाइनेस्ट मॉल है, राइट। अब पहला बात ये सिलेक्शन का, सिलेक्शन ऑब्वियसली विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। वन ऑफ द फैक्टर इज वेदर दिस प्रॉपर्टी इज लिक्विड इन द मार्केट और नॉट, और वेदर द इन्वेस्टर विल बाय दिस प्रॉपर्टी और नॉट। देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स एज वेल, मतलब कि क्या वो प्रॉपर्टी वाइट में अवेलेबल है। हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा कैश कंपोनेंट भी चलता है, तो जो प्रॉपर्टी 100% वाइट में अवेलेबल होती है वही प्रॉपर्टी की लिस्ट हो सकती है, जिसमें कैश कंपोनेंट होता है वो लिस्ट ही नहीं हो सकती है, तो काफ़ी प्रॉपर्टीज वहां से रूल आउट हो जाती हैं। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, तो ये सब फैक्टर्स के बेसिस पे देखा जाता है पहली बात तो कि प्रॉपर्टी को सिलेक्शन कैसे होता है, क्राइटेरिया। राइट। मोस्टली केसेस में क्या होता है ना, यहाँ पे जो डेवलपर होता है वही प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहा होता है, दैट डेवलपर बिकम्स अ स्पॉन्सर, या फिर कोई भी बड़ा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होता है बीच में, एग्जांपल के तौर पे ब्लैक रॉक। तो इंडिया ब्लैक रॉक या फिर ये ऐसे मतलब ऐसे बड़े जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इन प्रॉपर्टीज या इनको ओन करते हैं एंड ये लोग उसको फिर लिस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन एक है कि यार जैसे मान लो सेलेक्ट सिटी वॉक है, मान लो मैं ब्लैक रॉक हूँ, मैंने वो दुकानें ऑलरेडी मैंने तो जी इसको भी दे रखी है, बरिस्ता को भी दे रखी है, मैंने मान लो किसी को किसी और बड़े ब्रांड को भी दे रखी है, तो मेरे को तो उनसे ऑलरेडी किराया आ ही रहा है, मेरे को तो ऑलरेडी आरओआई मिल ही रहा है, तो फिर मेरे को उस प्रॉपर्टी को मतलब ना एक चलती हुई प्रॉपर्टी को, जैसे आपने बोला ग्रेड ए लोकेशन, ग्रेड ए बिल्डर, ग्रेड ए प्रॉपर्टी, ग्रेड ए टेनेंट, तो मेरे पास अगर ऐसी कोई ग्रेड ए चीज होगी तो मैं उसको बेचना ही क्यों चाहूंगा? तो मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम इसको डिविएट करते हैं यहाँ पे। अब एग्जांपल मैं वापस से डीएलएफ पे घूम के आता हूँ, बिकॉज गुड़गांव वालों को ना मतलब डीएलएफ को ज्यादा ही समझ में आता है। सो डीएलएफ ने साइबर हब बना दिया, साइबर हब से बहुत बढ़िया रेंट आता है उसको, ठीक है। अब डीएलएफ तो रुकने नहीं वाला, डीएलएफ बोलता है मुझे साइबर हब एक तो बना दिया, मुझे एक और बनाना है। वो डीएलएफ साइबर सिटी 2 बनाने का प्लान कर रहा है, फिर वो दूसरे पे भी नहीं रुकेगा, उसे तीसरा बनाना है। देयर इज एंड टू कैपिटल। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं ना बिल्डर्स, वो अपना पैसा निकालते भी तो है ना, क्योंकि उन्हें और डेवलपमेंट आगे करनी है और ग्रोथ चाहिए उन्हें आगे, क्योंकि सिर्फ रेंट के भरोसे किसी डेवलपर का घर नहीं चलता है और ना वो ग्रो हो सकता है। तो वो जो उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, चलती हुई प्रॉपर्टी है, वहां से अपना पैसा निकालता है, उस प्रॉपर्टी को सेल करता है एंड उस पैसे को यूज करके एक सिमिलर प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करने का ट्राई करता है। ओके। एंड दैट्स हाउ दे जनरेट कैपिटल, बिकॉज अदरवाइज ना दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट वेरी लिक्विड प्रॉपर्टीज। मतलब डीएलएफ साइबर अब ऐसा तो है नहीं कि वो प्रॉपर्टी को बोलेगा कि भैया मुझे बेचनी है, तो कल उसके बाद 10 लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत लाखों रुपए स्क्वायर फीट का रेट होगा, मैं कहता हूँ 3000 स्क्वायर फीट की दुकान होगी तो भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। सो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन इन्वेस्ट इन दोस प्रॉपर्टीज। हाँ, वाया रीच दे डीएलएफ कैन गेट अ वेरी गुड एग्जिट, or let's say any developer can get a very good exit. If DLF plans to क्या कहते हैं monetize it, if they plan to monetize it, तो वो लोग कर सकते हैं। अच्छा आदित्य, एक बेसिक क्वेश्चन हमारा पहले रह गया था, अगर हम लोग रिट्स की बात करते हैं तो मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, इसमें रीट्स में अभी इंडिया में टोटल 4 ही हैं जो कि लिस्टेड है। एक आपका एम्बेसी है, एक उसके बाद आपका नेक्सस है, एक उसके बाद आपका माइंड स्पेस है, और एक और आपका कौन सा है? ब्रुकफील्ड है। तो ये जो जितने ट्रस्ट हैं, मतलब ये ट्रस्ट सारे के सारे बड़े शहरों में ऑपरेट करते हैं, और क्या ये सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज को ही ओन करते हैं या इनके पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है? गॉट इट। सो देखो इंडिया में ना, जो अगर मैं प्रॉपर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं नोएडा, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई। ओके, ठीक है। तो ये जितने भी 4 लिस्टेड रीट्स हैं ना, ये सारा जो इनका ऑपरेशन है ये इन 4-5 सिटीज में कन्फाइंड है, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो ग्रेड ए प्रॉपर्टीज है वो इन्हीं शहरों में, ठीक है। मतलब और शहरों में भी होंगी बट इन शहरों में मैक्सिमम है, 80 आई वुड से 80-90% होंगे। ग्रेड ए प्रॉपर्टीज भी इन शहरों में है, ग्रेड ए टेनेंट भी इन शहरों में है। तो आपकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हो गई, सारी वो इन 5-6 शहरों में ही है, उससे बाहर वो अभी है नहीं है, तो बहुत छोटा प्रेजेंस है। सो ज्योग्राफिकली तो आप समझ गए कि इन 5-6 सिटीज में कन्फाइंड है। अब ऑपरेशनली अगर मैं बात करूं या नेचर ऑफ द एसेट बात करूं, सो मोस्टली सबके जो एसेट है वो है ऑफिस स्पेसेस। ओके। नेक्सस
एक अलग नीश में ऑपरेट कर रहा है जो कि है मॉल्स वाला नीश। ओके तो चाहे आपका एलांटे चंडीगढ़ हो गया, चाहे वो आपका सेलेक्ट सिटी वॉक इन दिल्ली हो गया, चाहे वो मुंबई में आपका नेक्सस सीवुड्स हो गया, सो ये सारे मॉल्स नेक्सस के अंडर आते हैं, एंड नेक्सस ने उनका एक रीट लेके आ गया और वो लिक्विडेट कर दिया उसको। ओके सो ये है इनका। ये आपका मतलब पोर्टफोलियो ऐसे रहता है। अब इसमें आपने एक बात बोली यार, ऑफिस स्पेस, मतलब ना मेरे कुछ और लोगों से भी डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, तो आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा स्कैम होता है हमारे बड़े शहरों में, कि एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी तैयार होती है, ठीक है जी, वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी होती है मान लो 5,000 पे स्क्वायर फीट पे, ठीक है, मैं जब उसका पोजेशन होता है, मैं एक फर्जी कंपनी लेके आता हूँ, मैं बोलता हूँ जी इस कंपनी का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंपनी 80 रुपए 90 रुपए रेंट देगी, वो 80-90 रुपए रेंट के हिसाब से मैं रिवर्स कैलकुलेशन बता के आगे बोल देता हूँ जी अगर आप 8% के रिटर्न पे खरीदते हो तो ये प्रॉपर्टी आपको 12,000 रुपए स्क्वायर फीट में पड़ती है। तो मैंने अपना 5-6 हजार रुपए का माल 12,000 रुपए में बेच दिया, मैंने 3 साल का आपको फेक एग्रीमेंट दिखाया, 6 महीने बाद मेरी कंपनी है वो ऑफिस छोड़ के भाग गई। तो ऑफिस स्पेस में तो अगर आप देखोगे कोविड के टाइम पे अच्छी अच्छी जगहों पे लोगों को ऐसे मतलब दिक्कत आई थी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वर्क फ्रॉम होम और इन सारी चीजों के बावजूद भी ऑफिस स्पेस, मतलब व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ स्टेबल और व्हाई इज इट गॉट इट। कंसिडर्ड अ सेफ इन्वेस्टमेंट? तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस पे लेयर्स ऐड करूंगा। पहला चीज तो ये है कि आपने आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार ग्रेड ए प्रॉपर्टी, ग्रेड ए टेनेंट की बातें की हैं। तो ये जो ग्रेड ए प्रॉपर्टीज है ना, वहां पे ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बिकॉज ग्रेड ए प्रॉपर्टी के जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के ही प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं। आज अगर आप और मैं डीएलएफ में जाके या किसी बड़े प्रेस्टीज में जाके बोलेंगे कि हमें ऑफिस स्पेस रेंट पे चाहिए, तो शायद हमें मना कर दे हमारी प्रोफाइलिंग के बेसिस पे। तो दे ओनली प्रेफर एमएनसी कंपनीज और लार्ज कंपनीज, अप टू मतलब जिनका टर्नओवर एक लेवल से ऊपर होता है, जिनकी गॉट रेपुटेशन इट, एक लेवल से ऊपर होता गॉट है। इट। तो वहां पे ये स्कैम होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो स्कैम आप बता रहे हो, ये होता है सारा ग्रेड बी सी प्रॉपर्टीज में एंड ग्रेड बी सी डेवलपर्स के साथ में। सो दैट्स वाई ये एक फिल्टरिंग जो होती है ना, ग्रेड ए एसेट, ग्रेड ए प्रॉपर्टी, ग्रेड ए टेनेंट, ये वो फिल्टरिंग से ये जो स्कैम्स वाली प्रॉपर्टीज है ना, ये कहीं ना कहीं फिल्टर आउट हो जाते हैं। ओके सेकेंडली, जब हम इन तरह की एसेट्स में जब जाते हैं, तो इन सब हमारा एक बहुत बड़ा ना एक फैक्टर होता है कि वो ऑलरेडी प्री रेंटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और प्री रेंटेड प्रॉपर्टी में यूजुअली लीज एग्रीमेंट होता है, और वो टेनेंट एक बड़ा टेनेंट होता है, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल। तो ये कंपनीज वहां पे 2 3 4 5 साल से ऑपरेट होती है। एंड तो हम ये देखते हैं कि अब 5 साल से ही कंपनी इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिटी में ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे जो स्कैम होने के चांसेस हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं उस केस में। नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो वहां पे, और वो फर्जीवाड़ा भी नहीं हो सकता है कि 5,000 की प्रॉपर्टी को 12,000 में बेच दिया, बिकॉज वो प्रॉपर्टीज इतनी पॉपुलर प्रॉपर्टीज होती हैं कि उनके रेट्स खुले हुए होते हैं मार्केट में। राइट। क्योंकि आप, और वो उनका जो रेंटल, इनफैक्ट जो रेंटल यील्ड है ना, आप सीबीआरई की वेबसाइट पे जाके ना आप रेंटल भी चेक चेक कर कर सकते सकते हो हो, कि चेक कर भाई सकते। इस लेट्स से डीएलएफ साइबर में इन्फिनिटी टावर, टावर ए में क्या रेंट चल रहा है। मतलब आप एक फोन भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये रेंट चल रहा है, राइट। प्लस माइनस पीएलसी के कुछ अलग चीजें होती हैं, बट वो फिर एक अलग फैक्टर है, बट वो बट भी एक जनरली 500 स्पीकिंग हजार आपको रुपए स्क्वायर पता फीट चल में, जाता है, या पता चल पता जाता चल है। जाता है आपको तो जनरली। एक आपका ऑफिस स्पेस हो गया, एक आपका ग्रेड ए ऑफिस स्पेस हो गया, एक आपका ग्रेड ए रिटेल हो गया, उसके अलावा कुछ वेयर हाउसिंग में, यस। इंडस्ट्रियल में और कहाँ कहाँ पे? सो वेयर हाउसेज भी होता है। तो वेयर हाउसेज भी जो ग्रेड ए वेयर हाउसेज होते हैं, जहाँ पे कंपनीज लाइक जो लीज होते हैं, कंपनीज लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी को, तो ऐसे वेयर हाउसेज भी होते हैं। आजकल डेटा सेंटर्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, यस, जहाँ पे यस। रिलायंस, अदानीज आर इन्वेस्टिंग हेविली इन डेटा सेंटर्स। तो ये डेटा सेंटर्स भी फ्यूचर में मुझे लगता है कि रीच के एसेट का पार्ट होंगी, राइट, एंड इनफैक्ट एसएम रीच का भी पार्ट होंगी फ्यूचर में। राइट। और तो इसमें एक चीज और मैं जो जानना चाहता था कि अभी जो सेबी ने इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा रेगुलेशन है रीट्स के ऊपर, तो अभी जहां तक मेरे को आइडिया है, सेबी का रूल है कि 500 सीआर प्लस की प्लस ही की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज। आप इसमें लिस्ट कर सकते हो। तो अब आप मेरे को कुछ बता रहे थे ऑफ कैमरा कि इसमें कुछ स्मॉल एंड मीडियम रिट्स यस। भी अभी आने वाले हैं। मुझे तो उसका मतलब ना, हाउ डू यू कंपेयर दैट विद व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड? गॉट इट। सो स्मॉल एंड मीडियम रीच इज अ वंडरफुल स्टेप अकॉर्डिंग टू मी। अभी तक क्या हो रहा था ना, एक वर्ड बड़ा पॉपुलर था जो हमने अभी तक पॉडकास्ट में यूज नहीं किया, विच इज फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स। राइट, सो इंडिया में ना, आई वुड से डजन्स ऑफ एफओपीज, इनको हम बोलते हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स, एमर्ज हो गए थे हर शहर में। कोई लोग फार्म हाउस बेच रहे हैं टुकड़ों में, कोई गोवा में प्रॉपर्टीज टुकड़ों में बेच रहे हैं, कोई नैनीताल में प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, कुछ ऑफिस स्पेस बेच रहे हैं, निमराना इंडस्ट्रियल में बेच होटल रहे हैं। बिक रहा है जी, मेरा होटल बन रहा है, हाँ, इसमें एक एक कमरा आपका, एक एक कमरा कमरा किसी आपका। और का, और आपको ना हम राइट। पोजीशन पे आपको इतना रिटर्न दे हाँ हाँ देंगे। हाँ, तो ये सब चल रहा था, इसको बोलते थे एफओपीज।
अब यहाँ पे क्या हुआ, सेबी बोलता है यार ठीक है, देखो ऐसा नहीं है इस कॉन्सेप्ट की नीड नहीं थी, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर इफ समवन, अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो एक होटल बनता है, उसमें 100 कमरे हैं, 100 कमरे 100 इन्वेस्टर्स के हैं, एंड वो कमरे जब रेंट पे चढ़ेंगे तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलेगा। सुनने में बड़ा अच्छा है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट वो कोई रेगुलेटेड नहीं था। तो आज के दिन में आपको नहीं पता लगता था कि आपका स्कैम हो सकता है, जो हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे सेबी बोलता है कि ठीक है, कॉन्सेप्ट से मैं अलाइन हूँ, हम्म आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस सम रेगुलेशंस टू इट। तो वहां पे सेबी ने बोला कि ठीक है, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज के ऊपर उसने रेगुलेशंस बनाया, उसको बोला स्मॉल एंड मीडियम रीट्स, कि आपके पास अगर छोटी प्रॉपर्टी है आप उसको भी लिस्ट कर सकते हो, एंड जितने भी एफओपीज हैं इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है आप एसएम रीट्स के अंदर रजिस्टर करवाओ और इन सबको लिस्ट करवाओ, जो भी रेगुलेशन है फॉलो करो, एंड उसके बेसिस पे नाउ इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रॉपर्टी अच्छी है या बुरी। बिकॉज अगर कोई भी एसएम रीट्स या कोई भी एफओपी अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करवाने का इच्छुक है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ सही काम किया है, तभी वो इतना बड़ा स्टेप ले रहा है कि सेबी के सारे कंप्लायंसेस फॉलो करके वो लिस्ट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टीज को। वाइल इफ सम पर्सन सम कंपनी सेइंग कि भैया मैं लिस्ट नहीं करवाऊंगा या करवा सकता हूँ या वट एवर रीजन इज, तो आपके लिए ना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग तो आ जाता है कि माइंड में कि यार देखो, मतलब ये बंदा लिस्ट नहीं करवा रहा, इसका मतलब कुछ तो झोलझाल है। नहीं, देन बट यू आप शुड। यार लिस्ट आप तो देखो, उस हिसाब से तो मैं इस बात से इसलिए नहीं एग्री करता कि लिस्ट तो डीएलएफ भी नहीं करवा रहा अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हाँ को। लेकिन और भी बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर हो सकते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टीज को लीज नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई, जैसे आप बड़े शहरों से बाहर चले जाओ, जैसे हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, मान लो मेरठ। मेरठ में कोई विशाल मेगा मार्ट है, जो पूरे शहर का सबसे बड़ा विशाल मेगा मार्ट बिल्कुल। है। हर संडे को लोग वहीं शॉपिंग करने आते हैं। ठीक है, अब वो जो विशाल मेगा मार्ट है उतना बड़ा एक मेरठ में तो ऑलरेडी खुला हुआ है, लेकिन शायद कुछ और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है जिनको भी अभी वैसे एक विशाल मेगा मार्ट की जरूरत है। और उस विशाल मेगा मार्ट को खोलने के लिए कोई एक बड़ा बंदा उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए शायद उतने शहर में रेडी अभी नहीं है। अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो उस शहर के रहने वाले हैं, अगर उनको पता चले कि भाई मेरे यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट खुल रहा है और उसका 100 स्क्वायर फीट मेरा भी होगा और इसका जो साल का किराया है वो उसमें से किराया मेरे को भी मिलेगा, तो उस हिसाब से तो यार इसकी अग्री। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो जाती है। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो नहीं सकता, आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द रेड फ्लैग, तो यू शुड इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर यही कॉन्सेप्ट होता है, देखो इसमें ना प्रॉब्लम क्या है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इन्वेस्टर को ना एग्जिट मिलना बहुत मुश्किल है। सो वाइल आप सही बोल रहे हो कि एक विशाल मेगा मार्ट है, उसके अंदर 100 दुकानें हैं और उस 100 दुकानों के 100 इन्वेस्टर है, उनको रेंट मिलता है जो विशाल मेगा मार्ट देता है। कल को विशाल मेगा मार्ट ने लीज खत्म कर दी, वो 100 बंदे अपनी दुकानें नहीं बेच पाएंगे। आप समझो इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों क्यों नहीं बेच पाएंगे? बिकॉज जो मॉल ओनर था उसने तो दुकानें बेच के इन्वेस्टर को बेच दी, विशाल मेगा मार्ट को ले आया, विशाल मेगा मार्ट 5 साल उसने दुकान चलाई, उसके बाद उसका नहीं चला, उसने बोला भैया मेरा तो एज पर लीज एग्रीमेंट, मैं तो अपनी दुकान बंद कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। अब क्या करोगे ना, आपकी शॉप बिकेगी क्योंकि लॉकेबल शॉप तो है नहीं आपकी। दूसरा टेनेंट ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इस केस में? आप ही की है। हमारी। अब ओनर 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 की है। इन्वेस्टर की है। अब इन्वेस्टर एक छोटी सी, मतलब एक स्पेस का, एक छोटा सा वर्चुअल स्पेस का मालिक, वो कहाँ तो 100 बंदों से एक लेके आएगा साथ में, कैसे उनको हम्म, कन्विंस करेगा और कैसे ही वो प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाएगा? तो ना उसकी प्रॉपर्टी बिकेगी ना उसकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ेगी। राइट तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये स्टोरी ना रोजी तब तक लगती है कि जब तक वो ब्रांड वहां बैठा हुआ है। द मोमेंट ब्रांड वहां से उठ गया, राइट। दिस बिकम्स कंप्लीट मेसी सिचुएशन। एसएम रीच में क्या होता है ना, एक प्रॉपर्टी मैनेजर होता है। तो जैसे मगरपट्टा की प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, तो वहां पे देयर इज एन प्रॉपर्टी मैनेजर। उस प्रॉपर्टी मैनेजर का काम क्या है कि कल को माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के जाता है या एमडॉक्स छोड़ के जाता है, तो मुझे गूगल को लेके आना है, अमेजोन को लेके आना है या सिमिलर कंपनीज को लेके आना है। तो वहां पे एक इन्वेस्टर को भागना नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा उसमें फैक्टर होता है। सो आतिशा, अब जो हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम्म। ये है कि मतलब इसमें अगर मैं एंटर करना चाहता हूँ आज की डेट में, तो क्या कोई नया मतलब ना आईपीओ आने वाला है, कोई नया लिस्ट होने वाला है, हम्म। या मतलब ना अगर मेरे को इसमें रिसर्च करनी है, मुझे इसके बारे में और समझना है, मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए मेरे लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स है? गॉट इट। सो पहला तो बात करते हैं हम कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, तो यूजुअली इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो क्लोज एंडेड होती है। क्लोज एंडेड से मेरा मतलब है कि इनका एक आईपीओ की तरह इशू आता है, आप उसको सब्सक्राइब करते हो, आपको यूनिट्स मिलते हैं एंड यू होल्ड इट, यू गेट द डिविडेंड एंड कैपिटल अप्रिसिएशन।
दूसरा तरीका होता है कि सेकेंडरी मार्केट में आप जाके इसको खरीद सकते हो, द सिमिलर वे जैसे एक आईपीओ आया किसी कंपनी का, उसके बाद वो लिस्ट हो गया, लिस्ट के बाद आप सेकेंडरी मार्केट में ज़रूरत ग्रो वगैरह के थ्रू आप उसको बाय सेल कर सकते हो। राइट। तो सिमिलरली ये भी लिस्ट हो जाते हैं, लिस्ट होने के बाद आप भी सेकेंडरी मार्केट में जाके इनको खरीद सकते हो। ओके। इनमें लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू शेयर मार्केट्स या शेयर्स की मैं बात करूँ। रीजन बीइंग ये प्रॉपर्टीज है, यूजुअली लोग ना इसको बेचना पसंद नहीं करते हैं बिकॉज रेंटल अच्छा आ रहा होता है, ग्रेड ए प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दे फील कि यार ये अच्छी प्रॉपर्टीज अप्रिशिएट करेंगी। तो इनमें ट्रेडिंग उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हाँ आप वहां से खरीद सकते हो, यू कैन गो टू सेकेंडरी मार्केट्स एंड बाय दीज रीट्स। ओके। राइट। और इसमें अभी जैसे आपका अपना पोर्टफोलियो है, तो आप पर्टिकुलरली किस एरियाज में, आप क्या किन शहरों में या किस ट्रस्ट के साथ आप फोकस कर रहे हैं अभी? ओके। सो अभी के टाइम में देखो कोई नया इशू तो आ नहीं रहा है रीट्स के अंदर। सो जो सारा फोकस है वो है एसएम रीट्स पे, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछा जाए एसएम रीट्स विल गिव बेटर रिटर्न्स देन योर नॉर्मल रीट्स। क्या रिटर्न, मतलब ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस। रीट्स में क्या सालाना हम रिटर्न, डिविडेंड या रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एप्रिसिएशन हम्म। एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो इसका आंसर मैं वैसे ही करूंगा। पिछले 5 सालों में करीबन अगर मैं बात करूं एम्बेसी रीट्स की, इन्होंने करीबन 1/3 पैसा लोगों को वापस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रेंट और डिविडेंड यू कॉल इट। माइंड स्पेस अगेन ऑलमोस्ट 25% पैसा वापस कर चुका है एंड इनका जो रिटर्न है इज इन अपवर्ड्स ऑफ 8%। नाउ द बेस्ट रिटर्न्स आर गिवन बाय नेक्सिस। ओके। लास्ट ईयर उसका रिटर्न 31% था। सो आप ऐसा मान एक के साल का एक रिटर्न साल का रिटर्न है 31%। 31%। पीपल मेड अ लॉट ऑफ मनी इन नेक्सिस। सो वाई दीज कंपनीज एम्बेसी माइंडस्पेस का रिटर्न थोड़ा कम था, इनका रिटर्न बाय द वे इज अराउंड 8 to 10%। इनका रिटर्न कम होने का एक बहुत बड़ा रीजन कोविड भी था, बिकॉज ये जब लॉन्च हुए 19 और 20 में लॉन्च हुए थे, इट वाज अ उसके बैड टाइम फॉर बैड द टाइम। कमर्शियल मार्केट। यस। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन इनका रिटर्न स्लो था। बट अगेन एज आई सेड दीज आर वेरी गुड रीट्स टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू। ब्रूकफील्ड का सबसे कम है, उसका रीजन शायद ये है कि ब्रूकफील्ड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। बट ब्रूकफील्ड एनीवेज इज अ वेरी फैंटास्टिक राइट। if someone wants to take exposure to Delhi NCR का मार्केट। ओके। ठीक है। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था इसमें एक और रिलेटेड कि यार जैसे मान लो मैंने आज एक रेट खरीदा, तो सर आपने तो सेलेक्ट सिटी वॉक भी लिया हुआ है, आपने कुछ पूना में भी लिया हुआ है, आपने कुछ बॉम्बे में भी लिया हुआ है। तो बेसिकली आई एम इन्वेस्टिंग इन योर होल पोर्टफोलियो, और आई कैन ऑल्सो चूज कि मुझे पर्टिकुलरली सेलेक्ट सिटी वॉक वाला ही नो, मेरे को स्टॉक लेना होल है? पोर्टफोलियो, ओके। पूरे पोर्टफोलियो में, दैट इज वेयर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कम्स इनटू पिक्चर। ये कल को सेलेक्ट सिटी वॉक नहीं चलता है, सो आई हैव कुशन कि मेरा ये नहीं चला तो मुंबई का मॉल चल रहा है, चंडीगढ़ का मॉल चल रहा है, पुणे का मॉल चल रहा है। तो अगर मैं फिगर्स की बात करता हूँ, ये जो आपके ट्रस्ट हैं, मतलब कितने हजार हजार करोड़ के इनके एक्सपोजर है अभी, मतलब कितने कितने एसेट्स हैं, ओके। कितने हैं? सो मैं अगर इंडिया में इस पूरी मार्केट की बात करूँ, रीच मार्केट की, इट इज करीबन 86,000 करोड़ की मार्केट है। या एंड इसमें जो सबसे छोटा मैं बात करूँ रीट है वो है ब्रूकफील्ड विच इज अराउंड 10,000 CR। ओके। देन देयर इज सबसे बड़ा एम्बेसी है एंड नेक्सस इज ऑल्सो ह्यूज। मतलब ये सब अगर बात करो 25,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप वाले रीच हैं ये सब। सो दीज आर और अभी प्रीटी। कितने बट आपने? एक चीज मैं आपको ऐड करूंगा, सॉरी टू कट यू। यूएस में जो सबसे बड़ा सिर्फ एक रीट है, उसकी जो मार्केट कैप है दैट्स $120 बिलियन। दैट्स रफली 1 लाख करोड़, सॉरी इट्स 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़। तो वो वन कितने बिलियन डॉलर वन बोला आपने? ट्वेंटी बिलियन डॉलर 120 बिलियन इंडिया में पूरी डॉलर मार्केट ही $10 बिलियन की है। तो मेरे को आतिश आप ये बताओ कि ना इसमें अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न्स की, तो आप जो 8%, 20%, 22%, 30% जो भी आप रिटर्न बता रहे हो, ये एक्चुअलाइज रिटर्न है या ये बेस्ड ऑन द करंट शेयर प्राइसेस ऑफ द क्या कहते हैं रीट है? मतलब ये रिटर्न कैसे कैलकुलेट ये होता है? रिटर्न दो तरह से कैलकुलेट होती हैं। वन इज द रेंटल यील्ड दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड अगेन अनदर इज द कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जो मैं 8% की बात कर रहा हूँ या 9% या 10% की बातें कर रहा हूँ, ये दोनों का कंपोजिट फैक्टर होती है। बट ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन है यार, ये तो हमने कई बार देखा है ना कि बहुत ही मिसलीडिंग होता है कि मतलब ना आज की रेट में कोई बिल्डर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है कमर्शियल का जी 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, 40,000 रुपए स्क्वायर फीट, और उसी के पड़ोस में मेरी एक चलती हुई मार्केट में दुकान है। मैं सोचता हूँ कि यार अगर मेरा पड़ोसी 40,000 में बेच रहा है तो मैं 30,000 में तो बेच दूं, लेकिन जब मैं बाजार में उसको बेचने जाता हूँ तो मेरी उसकी वैल्यूएशन निकलती है 20,000 रुपए, 22,000 रुपए, 18,000 रुपए। तो मतलब ये जो वैल्यूएशन हैं, मतलब ये इसको मतलब ना हाउ इजी इट इज टू क्वांटिफाई इट? सो जैसे आपने बोला कि नया प्रोजेक्ट जो निकलता है उसकी एक वैल्यूएशन अलग होती है, उसमें सपने दिखाए जाते हैं, राइट।
जबकि जो प्रॉपर्टी वेल एस्टेब्लिश्ड मैच्योर प्रॉपर्टी होती है उसकी कहीं ना कहीं एक वैल्यू मार्केट ही डिटरमाइन कर देता है। सो आज के एब्सोल्युटली दिन में अगर मैं साउथ सिटी वन की बात करूं, तो आप साउथ सिटी वन में लोगों को 5 लाख रुपए गज के सपने नहीं दिखा सकते हो। नहीं दिखा सबको पता है मैं 3 लाख, 275, 325 का रेट है। सो ऐसा जो ये प्रॉपर्टीज रीट्स के अंदर या एसएम रीट्स में आती है ना, ये वैसी प्रॉपर्टीज होती है मोस्टली, कि जो वेल मेच्योर प्रॉपर्टीज 2 4 5 साल से रेंटेड प्रॉपर्टीज होती है, जो कि अपना एक वजूद बना चुकी होती है। तो मार्केट में 12 का 13 तो कोई कर सकता है, लेकिन 12 का 25-30 हजार रुपए नहीं कर सकता। तो ये, तो और दूसरी चीज इसमें मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो जब इन सब प्रॉपर्टीज की एक वैल्यूएशन होती है जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर करता है, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर आसपास की प्रॉपर्टीज को इवैल्यूएट करके एक रिपोर्ट बनाता है कि भैया इस प्रॉपर्टी की क्या एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द एनईवी ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट तो और वो हर क्वार्टरली करता है। तो ये एक्सरसाइज हर क्वार्टरली एनुअली एक्सरसाइज होती है, सो दैट की प्रॉपर्टी की टाइम टू टाइम फेयर वैल्यू निकलती रहे और इन्वेस्टर को पता रहे कि मेरी प्रॉपर्टी ग्रो अप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। राइट तो थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन आतिशा। अब मैं ना थोड़ा सा आपसे जस्ट ट्राइंग टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट, या मैं प्लीज। थोड़ा सा ना आपसे मतलब ना इसका एक स्वॉट एनालिसिस अगर करूं हम्म। पूरी चीजों का, जो हमारी 10-12 साल की रियल एस्टेट की जर्नी है वो ये बोलती है कि जो मेच्योर्ड प्रॉपर्टी है वो कम रिटर्न देती है। हम्म। जो मेच्योर्ड प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहते हैं ना, आपको रेंटल आरओआई तो मिल सकता है लेकिन आपको कैपिटल एप्रिसिएशन उतना नहीं मिलता है, राइट। उसमें ऑलरेडी वो एप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मतलब मेरे को अगर मैं बात करता हूँ ऑफिस स्पेसेस की, अगर मैं बात करता हूँ रिटेल की, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली एनसीआर में ऐसी प्रॉपर्टीज लेके फंसे हुए हैं। हम्म। आई अंडरस्टैंड कि आपकी ग्रेड ए प्रॉपर्टी है, आई अंडरस्टैंड कि आपकी लॉन्ग टर्म लीज है और आपकी वो सारी ड्यू डिलीजेंस है, आपकी जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो बहुत सारे फैक्टर्स देख के कर रही है। बट मेरा इसमें पॉइंट ये है कि जो आदमी, अगर मेरे को आज एक 20 लाख रुपए का, मान लो मैं सुल्तानपुर में यूपी के किसी छोटे शहर से हम्म। आता हूं, मेरे को आज 20 लाख रुपए का अपने, मेरे पिताजी एक कट्ठा जमीन कहीं दिला रहे हैं, तो मुझे पता है कि वो 20 लाख रुपए का 2 4 5 साल 10 साल में कुछ रेट तो बढ़ ही जाएगा, और मैं जब भी उसको बेचना चाहूं, मान लो हम्म। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं उसको बेच सकता हूं। तो मेरे को बस इसमें एक सबसे बड़ा डाउट, जो दो डाउट आ रहे हैं, पहला मेरे को ये डाउट आ रहा है कि इसमें एक तो रिटर्न कितना है, बिकॉज डिविडेंड वाला राइट। रिटर्न तो 5 6 7 8% ही है, बाकी जो दूसरे वाला रिटर्न है वो भी आपका मेरे को लगता है ऑन पेपर है। आपने जैसे बोला कि रीसेल कम होती है, एक्चुअलाइज कम होता है, तो उस हिसाब से ना अगर आप देखोगे तो मतलब इस प्रॉपर्टी में आपको एक्चुअल में रिटर्न क्या आ रहा है और हम्म। इससे एग्जिट कितना आसान है। गॉट इट। सो इस क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा ऐसे आंसर करूंगा। हम स्टॉक मार्केट में आई थिंक सब लोग करते हैं, उसमें कुछ पेनी स्टॉक्स होते हैं, कुछ लार्ज कैप होते हैं। बिल्कुल। अब लोगों ने पेनी स्टॉक में पैसा लगा के बोला भैया मैं तो फंस गया, स्टॉक मार्केट ही खराब है। उन्होंने क्या किया, वो लार्ज कैप की तरफ या तो पहुंच नहीं पाए या उनको किसी ने पहुंचने नहीं दिया। तो ये वैसी मार्केट है। जो लोगों ने रिटेल में किसी ब्रोकर के कहने पे या किसी एडवाइजर के कहने पे या अपने रिलेटिव्स के कहने पे किसी ऐसी प्रॉपर्टी में जो घर के पास इजीली एक्सेसिबल थी उसमें कर दिया इन्वेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ये गुड़गांव में बैठा बंदा वो पुणे तो रिसर्च करने जाएगा नहीं। उसने अपने गली मोहल्ले में आसपास 2 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक प्रॉपर्टी बाय कर ली, फंस हम्म। गया वो, हम्म। क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उस क्वालिटी की नहीं थी। हम्म। आंसरिंग योर सेकंड क्वेश्चन, मैं अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ मेरे गांव में है ये है, सो व्हाट डू यू थिंक इज मोर सेफर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन अ मैच्योर प्रॉपर्टी, इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी विच इज प्री रेंटेड टू एन एमएनसी? सो ये एक बेटर सेफर इन्वेस्टमेंट है, या फिर एक लैंड में इन्वेस्ट करना गांव में, जो सिर्फ इस भरोसे पे बढ़ेगी कि उसके आसपास क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट लेके आएगी? तो अब मैं इसको थोड़ा, इस आंसर को थोड़ा और इलाबोरेट करता हूँ। सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ऐसा इन्वेस्टर जो 25 30 40% की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, ये उसके लिए नहीं है। ये है एक माइल्ड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, जिस बंदे को अपनी प्रिंसिपल की सेफ्टी चाहिए, रेगुलर रिटर्न चाहिए, एंड उसको एक एक भरोसा चाहिए कि भैया मैं रात को सही से सो सकता हूँ, मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया है। सो इफ यू आर समवन हु इज एक्सपेक्टिंग 12 से 14% का रिटर्न, इंक्लूडिंग योर डिविडेंड और रेंटल इनकम प्लस योर कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस अ गुड लिक्विडिटी, देन यू इन्वेस्ट इन दीज प्रॉपर्टीज। इफ यू आर सम, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारे एफडीज हैं वह 7 8% का रिटर्न है, वो बहुत सेफ है, नो डाउट अबाउट दैट। ये उससे बेटर रिटर्न देगी। इक्विटी में कहीं ना कहीं रिटर्न 15% से ऊपर मिलता है, वो भी 15 से पिछले 20 तीन है, साल की एवरेज है, बट अगले वो, 3 साल में जरूरी थोड़ी है कि वही हाँ वो एवरेज मिलेगा, आएगी। राइट। तो वो कोई अगेन जरूरत वो नहीं। एग्रेसिव है, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि मैं कम रिस्क लेके 12 से 14% का रिटर्न बना सकता हूँ। मैं 20 नहीं बनाऊंगा, ये पक्का है। मैं
10 से कम नहीं बनाऊंगा, ये भी ऑलमोस्ट पक्का है। मैं 12 से 14 बनाऊंगा, हम्म। सेफ्टी से बनाऊंगा, विदाउट राइट। किसी हैजल के। हो हाँ। सकता है मेरी गांव की जमीन 1 करोड़ की लेके उसका रिटर्न हो सकता है 50% निकल जाए, 60% ले जाए। बट अगर आपकी ऐसी रिस्क एपेटाइट है तो आप बिल्कुल कीजिए इन्वेस्ट। अगर राइट। आपकी वो रिस्क एपेटाइट नहीं है, यू वांट अ कंजर्वेटिव, यू हैव अ और एक चीज कंजर्वेटिव और है ना, आउटलुक। मेरे को जो इसमें समझ आया कि भाई अब हर आदमी के पास 50 लाख 1 करोड़ भी एग्जैक्टली नहीं माय होता पॉइंट। इन्वेस्ट करने के लिए। तो भाई अगर आप जैसे मान लो आपने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, हाँ। कुछ पैसा आपने गोल्ड में डाल दिया, ठीक है, अगर आपके पास मान लो है ही 5 लाख रुपए, तो तो पांच क्या लाख रुपए करोगे? में आप कोई प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं अग्री। सकते। तो एटलीस्ट अगर आप इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसमें कि आपको कल को लगता है कि कल को कैपिटल एप्रिसिएशन का भी स्कोप है, और आपको आज की डेट में एक सेफ्टी रेंटल भी। इनकम भी मिलता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जहां पर कि लोग कम से कम, मतलब हमारे पिताजी के जन्म में हर दूसरे आदमी की गवर्नमेंट जॉब होती थी, हाँ। आज हम 40 के हो गए, हम सोचते हैं कि हमारी पेंशन क्या होगी, हमारी ओल्ड एज की इनकम क्या राइट होगी। राइट राइट। तो मेरे को लगता है कि ये एक रेंटल इनकम के हिसाब से, एक फ्रैक्शनल, मतलब ना एक सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे को बिल्कुल लगता सही है है। कि ये प्रॉपर्टी अग्री। आदमी खासकर जो एक स्टार्टअप है, जो आदमी अभी 50 लाख 25 लाख 30 लाख वो उस टाइप की प्रॉपर्टी नहीं इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट सकता, कर सकता। छोटे साइज से लोग इसमें डेफिनेटली स्टार्ट राइट कर सकते राइट हैं। राइट। आप इसका फ्यूचर क्या देखते हो? और इनफैक्ट फ्यूचर से पहले मेरा क्वेश्चन दूसरा लास्ट के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई हैज द रिस्पॉन्स टू रीट्स बीन नॉट दैट अमेजिंग हैज जस्ट लाइक इट इज इन द यूएस? यूएस में मैंने सुना है कि 95% लोग शायद मतलब ना काफी लोगों का एक्सपोजर रहता है रीट्स राइट। में। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज पीपल आर स्टिल यू नो लुकिंग एट लॉक एंड की, पीपल आर स्टिल लुकिंग एट कि मेरी लॉकेबल जगह क्या है, या मैं उस जगह को क्या कर सकता हूँ। व्हाट इज द रीजन कि ओके। इसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा क्यों नहीं सो रहा कभी भी ना जब कोई नया एसेट क्लास आता है ना मार्केट में, वो इनिशियली बहुत फ्लैट वे में ग्रो करता है। सो वाइल मैं इसको नया बोल रहा हूँ, यूएस में 1960 का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में 2014 का कॉन्सेप्ट है। और पहला रीड इंडिया में 2019 में आया था। तो टेक्निकली इन्वेस्टर्स को सिर्फ 4 से 5 साल मिले हैं इसको समझने के लिए। अब 4 से 5 साल में इन्वेस्टर्स ने एक हिस्ट्री देख ली है, रिटर्न्स की, सेफ्टी की, सब कुछ देख लिया, समझ लिया उन्होंने। है? तो अब इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि दिस कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, बिकॉज मैं कितना ही पैसा इक्विटी में लगा दूंगा। हम्म। इक्विटी में, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि मुझे को डाइवर्सिफाई करना है। आज का इन्वेस्टर गोल्ड नहीं खरीदना चाहता, आज का इन्वेस्टर एफडी नहीं करना चाहता, तो उसके बाद बचता क्या है, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक इक्विटी। मार्केट। अब इक्विटी में कितना लगा दूंगा, रियल एस्टेट में लगाने के लिए पैसे नहीं है, बिकॉज आज के टाइम में 1 करोड़ से कम, एटलीस्ट हम यहाँ बैठे हैं, 1 करोड़ से कम हम बात ही नहीं करते हैं, 2 करोड़ से कम हम बात ही नहीं करते हैं। अब जिसके पास 20 30 40 लाख रुपए हैं वो कहाँ जाए? तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपार्ट फ्रॉम इक्विटी दिस बिकम्स अ वेरी गुड एसेट क्लास, कि जहाँ पे इक्विटी से मैं एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ, एक लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, विच इज बेटर देन माई एफडी एंड गोल्ड। राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्वीट स्पेस बन जाता है उस इन्वेस्टर के लिए जिसको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है विद लिमिटेड कैपिटल। राइट। तो अब मैं आपसे ना एक छोटा सा आतिशा एक रैपिड फायर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। राइट। सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि क्या मैं रीट्स लोन पे ले सकता हूँ? नो। क्या मैं रीट्स के बेसिस पे लैप उठा सकता हूँ? ऑनेस्टली आइडिया नहीं है। आपको आइडिया नहीं है? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, क्या मैं रीट्स में एसआईपी की तरह धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, वो आप कर सकते हैं, मतलब देयर इज नो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म फॉर दिस। हाउएवर, अगर आप वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रख के हर 2 या 3 तारीख को जाके सेकेंडरी मार्केट से बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। बट चौथी चीज कि रीट्स में अगर आज मैंने 1 लाख रुपया डाला, ठीक है, मैंने मान लीजिए मैंने 5 साल तक लगातार मैंने हर साल मैंने 2 लाख रुपए डाल के 10 लाख रुपए डाल दिए, तो आने वाले टाइम में आप क्या लगता है कि वो 10 लाख रुपए 5 साल में मेरे को क्या रिटर्न दे सकते हैं? देखिए, मैं बड़ा सिंपल है कि ये 12% का आप मान के चलिए आरओआई। तो 12% का मतलब होता है हर 6 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आपने लाख लाख रुपए डाला अगले 6 सालों तक या जैसे भी, तो आपका वो पहला 1 लाख रुपए हर 6 साल में डबल हो जाएगा, बाइंग दिस कैलकुलेशन। कम से कम कितने अमाउंट से मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ? ओके, सो रीट्स के अंदर आप लाख रुपए से, और एसएम रीट्स के अंदर आप 10 लाख रुपए से एंटर कर सकते हैं। 10 लाख रुपए से एंटर कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या आने वाले टाइम में क्या और भी ट्रस्ट एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में हंड्रेड लॉन्च होंगे? परसेंट 100%। तो इनफैक्ट मुझे लगता है इंडिया में ना एसएम रीच ज्यादा बड़ा बनेगा। उसका रीजन क्या है ना, कि 500 सीआर से ऊपर की प्रॉपर्टीज मिलना, उनको लिस्ट करना, उनको एक कॉमन पेज पे लेके आना इज वेरी डिफिकल्ट। वेल 50 से 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज इंडिया में बहुत है। एंड सो मैं एग्जांपल लेता हूँ, पूरा साइबर हब की एक पूरी बिल्डिंग को बेचना इज वेरी डिफिकल्ट, बट एक फ्लोर को बेचना इज वेरी इजी।
तो एसएम रीच के अंदर ना फ्लोर बिका करेंगे या बिक रहे हैं इनफैक्ट आई वुड से। तो वहाँ फ्लोर बिकते हैं जिसमें कि जैसे 12th फ्लोर इज ऑन सेल, 12th फ्लोर पे 3 टेनेंट है, लेट्स से हाइपोथेटिकली माइक्रोसॉफ्ट है या अमेज़न है। तो 2-3 टेनेंट है, एक फ्लोर बिक गया, उस फ्लोर को इन्वेस्टर ने खरीद लिया एंड नाउ द इन्वेस्टर इज एंजॉयिंग द रिटर्न ऑन दैट फ्लोर इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये इसका फ्यूचर इंडिया में बहुत आई वुड से ब्राइट है बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग दैट विल हैपन। हॉस्पिटल सेल होंगे, डेटा सेंटर सेल होंगे, वेयर हाउसेस सेल होंगे, देन देयर विल बी मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस, देयर विल बी एम्पल आई वुड से इलिक्विड प्रॉपर्टीज जो कि अब लिक्विड बन जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस एसएम रीट्स। राइट। आपको क्या लगता है अभी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इंडिया में कितने लोगों ने रीट्स में इन्वेस्ट किया होगा, और ये फिगर आप कहाँ जाते देखते हो अगले 5 साल में? सी रीट्स में एज आई सेड 86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है मोटा मोटा, मार्केट कैप है आई वुड से, नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वुड बी स्लाइटली लोअर। आई वुड से देखो रीच में तो डिपेंड करेगा, जैसे जैसे नई रीच आते रहेंगे ऑब्वियसली उतनी इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर मैं एसएम रीच प्लस रीच को मैं कंबाइन अगर देखता हूँ तो आई वुड से कि इन द नेक्स्ट 5 years ना यू वुड सी दिस मार्केट इफ नॉट मोर टचिंग 150 to 200 बिलियन डॉलर इन इंडिया इटसेल्फ। बिकॉज और मैं मैं आपको एक अगर बड़ा अच्छा स्टार्ट देता हूँ, तो मतलब कैन यू गेस कि मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट की वैल्यू क्या होगी? एनी रैंडम गेस? पता नहीं 150 बिलियन। मच मोर देन दैट। बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ। अच्छा 500 बिलियन। उससे भी ज्यादा। अच्छा 1000 बिलियन Yes, it's $1 trillion. More than $1 trillion is the real estate value of ऑफ Mumbai, मुंबई। of only one city, Mumbai. $1 trillion। Now just imagine, I'm just talking about 150 to 200 billion dollar, and that to the entire India. That's nothing. राइट So राइट it's just that ki people need right awareness. They should stop um, investing in low grade commercial properties. उनको देखना चाहिए हाई ग्रेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो कि उनके रिटर्न्स को काफी जूम करे और उनको एक सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल दे। राइट। एंड लास्टली हाउ कैन पीपल रीच आउट टू यू, अगर किसी ने रीट्स में इन्वेस्ट करना है तो किसी को आपकी गाइडेंस चाहिए हो तो हाउ कैन दे रीच आउट टू यू, एंड यू नो हाउ 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 विल इट हेल्प देम इफ दे कम टू यू? आप उनको क्या फैसिलिटेट कर पाएंगे? Right. So they can. So I'll give you my email ID. You can put my email ID in the description. So see, मेरा आइडिया बड़ा क्लियर है कि मुझे, मैं अगर बहुत ही सीधे शब्दों में बोलूँ तो हमें ना गधों में और घोड़े में डिफरेंस करना है, एंड दैट्स हाउ वी कैन सेव आवर कैपिटल। देयर आर एन नंबर ऑफ एफओपीज, रीच, एसएम रीच के नाम पे बहुत सारे कंपनीज बिजनेस चला रही हैं। मुझे लगता है उनमें से 90% या तो रिटर्न देंगे नहीं या फिर आपको वहां से एग्जिट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जो 10% है तो हमारा काम ये रहेगा कि वो 10% कौन से हैं जहाँ पे आपको अपना पैसा लगाना है। सो राइट आई थिंक वी विल हेल्प यू सेग्रीगेट दोज 10% एंड वी विल फैसिलिटेट द एंटायर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉर दोज 10% प्रॉपर्टीज। आई थिंक दैट इज राइट। what our forte is. Great. So thank you, Atisha. Thank you Thanks so for your much. time यार। Yeah, And like I think आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो काफी लोगों के लिए जिनको लगता है कि रियल एस्टेट ना बहुत महंगा हो गया है, हमारी रीच से बाहर हो गया है, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है, इन सारे लोगों के लिए मेरे को लगता है आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और रीट्स के बारे में मतलब ना अभी तो बहुत ही एक ट्रेडिशनल व्यू, एक बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही लोग ज्यादा जा रहे हैं, बट एज यू नो जैसे क्रिप्टो है आपका, क्रिप्टो के बारे right. में कोई नहीं जानता था, क्रिप्टो में आज इतने लोग ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी ज्यादा लोग अब ट्रेड करने लगे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी एक नया इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो निकल के आए, फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स आल्सो हु वांट आल्सो देयर सेफ्टी ऑफ देयर मनी। तो गाइज इसी तरीके से आई विल सी यू गाइज अगेन नेक्स्ट वीक विद अनदर episode of my podcast. Please subscribe to our channel and like, share, and comment on our videos. I'll see you guys again very soon. Bye for now.